बार फिर से स्वागत है जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसा कि हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ रहे थे और उसमें हमने मैक्सवेल ने क्या प्रेडिक्ट किया था ये हमने पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ा और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी। लेकिन हमारा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट वहां पे रह गया था, वो था हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट। आपने हर्ट्ज का नाम सुना होगा, हेनरिक हर्ट्ज, जर्मन फिजिसिस्ट। और आपने पढ़ा है कि जब वेव्स हम देखते हैं या फिर जब हम वेव्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो वहां पे एक छोटी सी एक फिजिकल क्वांटिटी आती है, वो है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी आपको पता है क्या होता है? द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकंड और द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है और हर्ट्ज इन्हीं के नाम से रखा गया है, हेनरिक हर्ट्ज, जर्मन फिजिसिस्ट। जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था कि मैक्सवेल ने ये प्रेडिक्ट किया था कि अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, है ना। पहले से हमारे पास फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमारे पास ये था कि अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों जब आपस में मिलते हैं तो हमें पता है कि अगर हमें एक बार टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए तो वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, यानी क्रिएट करेगा, और फिर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। इस तरह से वेव्स के अंदर एक शक्ति आ जाती है, उनके अंदर एक शक्ति आती है ताकि वो आगे बढ़ सके। तो ये प्रेडिक्ट किया गया था मैक्सवेल के द्वारा 1865 में। लेकिन 22 सालों के बाद, आफ्टर 22 इयर्स, हमारे जर्मन फिजिसिस्ट हैं हेनरिक हर्ट्ज ने ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू सिद्ध कर दिया कि वाकई में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं और वो ट्रैवल भी करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं चलिए हम आज देखते हैं वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा। एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या रहा हर्ट्ज का? तो हर्ट्ज ने क्या किया, एक कॉइल लिया, है ना, इंडक्शन कॉइल। कॉइल आप जानते हैं, कॉइल ये है ना, दिस वन, ये कॉइल, ऐसा इंडक्शन कॉइल जो है वो हर्ट्ज ने लिया और इसको यहाँ बैटरी या सेल किसी से भी कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे की हमने प्लेस कर दिया, ये इनपुट है, और फिर फाइनली हमने यहां से आउटपुट निकाला। कैसे? तो यहां हमने दो मेटल प्लेट्स रखे। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, ये जो मेटल प्लेट्स होते हैं ये स्क्वायर प्लेट्स हैं जिनकी साइड होती है 40 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, है ना। ये मैं नहीं कहता, ये एक्सपेरिमेंट कहता है। और दोनों मेटल प्लेट्स के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये 60 सेंटीमीटर रखा गया और ये दोनों को कनेक्ट किया गया दो ब्रास बॉल से, है ना, पॉलिश्ड ब्रास स्फीयर से, है ना। और फिर एक टर्मिनल यहाँ पे जो हमारा एक प्लेट का ये टर्मिनल और दूसरे प्लेट का ये टर्मिनल कनेक्ट कर दिया गया इंडक्शन कॉइल के साथ में। ठीक है, यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम ये जो स्विच है इसको ऑन ऑफ करते हैं। ऑन ऑफ करने से क्या होगा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है E = -L di/dt। आपने पढ़ा है, कहां पढ़ा है? EMI चैप्टर में, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, di/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, हम यहाँ करंट को चेंज कर रहे हैं ना, कैसे? स्विच ऑन ऑफ करके। तो ये करंट चेंज हो रहा है। L क्या? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो यहाँ पे अगर कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे हमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी काफी ज्यादा हो जाएगा। ये ईएमएफ इंड्यूस यानी पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, कहां बनेगा? तो आंसर ये दोनों मेटल प्लेट्स के बीच में। और जब ये दोनों मेटल प्लेट्स के बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो बॉल्स है, पॉलिश्ड ब्रास स्फीयर्स, यहाँ पे आपको स्पार्क दिखता है। क्या दिखता है? स्पार्क दिखता है। फिर से सुनिए इसको अच्छे से कि जब यहां से स्विच ऑन ऑफ हम करते हैं, ये करंट किससे? कॉइल से। L इसका ज्यादा है तो ईएमएफ इंड्यूस जो होता है अक्रॉस द टू मेटल प्लेट्स ये काफी ज्यादा हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस काफी अच्छा क्रिएट हो जाता है, जिस कारण से हमें यहाँ पे स्पार्क दिखता है। क्या दिखता है? स्पार्क। क्यों स्पार्क दिखता है? क्योंकि आपको पता है ये तो गैप है। क्या है ये? गैप। लेकिन इस गैप में क्या? तो आंसर है एयर है। तो एयर है, क्या एयर में करंट पास होता है? तो आंसर है यस, हो सकता है। अगर हम एयर के ब्रेकडाउन पॉइंट पे पहुंच जाए, ब्रेकडाउन रीजन पे पहुंच जाए, तो यहां भी क्या होगा, यहां पे मान लीजिए यहां पे पॉजिटिव आ गया, यहां पे नेगेटिव आ गया, तो पॉजिटिव से नेगेटिव वो चार्ज ट्रेवल कर जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव व्हाटएवर जो भी है, यहां पे ये चार्ज ट्रेवल कर जाएगा, यानी कि एयर का वहां पे ब्रेकडाउन रीजन पे हम पहुंच जाएंगे, ब्रेकडाउन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे और ये चार्ज यहां पे ट्रेवल कर जाता है। और जब ये चार्ज यहाँ पे ट्रेवल कर जाता है तो हमें यहाँ स्पार्क दिखता है। लेकिन मजेदार बात क्या है इस एक्सपेरिमेंट में? मजेदार बात यहाँ पे ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक डिटेक्टर प्लेस किया है, जस्ट लाइक एन ईयरफोन, है ना, ईयरफोन। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दो बॉल्स लिए हैं। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं
कि जब मुझे यहाँ पे या हम लोगों को यहाँ पे स्पार्क दिखता है, स्पार्क को ही हमने क्या कहा, स्पार्क को ही हम कहते हैं ऑक्सीलेटिंग चार्ज। एंड और ऑक्सीलेटिंग चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो यहाँ पे जब स्पार्क दिखता है एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली हमें वो स्पार्क यहाँ भी दिखता है। थोड़ा बड़ा डिफरेंस रहता है टाइम का, लेकिन वो स्पार्क जो हमें यहाँ दिख रहा है वो यहाँ भी दिखता है, लेकिन ये तो कहीं से कनेक्टेड है ही नहीं। और जब ये कहीं से कनेक्टेड नहीं है तो वो स्पार्क हमें कहां से दिखा? तो ये स्पार्क जो है हर्ट्ज ने इसको क्लियरली बताया कि जो स्पार्क है यहां से, ये जब वेव बनाता है ना, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी होते हैं। तो ये वेव यहाँ पे पहुंच जाता है, यानी इस वेव में एनर्जी है, उस एनर्जी का यहाँ पे रीच करता है और यहाँ पे हमें स्पार्क दिखता है। ये प्रूव कर दिया किसने? हर्ट्ज ने। कब किया? तो आंसर है 22 सालों के बाद। 1865 में प्रेडिक्ट किया था किस मैक्सवेल ने, और 1887 के आसपास, है ना, 1887 इस समय हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सपेरिमेंटली ये सिद्ध कर दिया जो मैक्सवेल ने प्रेडिक्ट किया था उसको एक्सपेरिमेंटली उन्होंने सिद्ध किया कि वाकई में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस तरह से प्रोपागेट कर सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात और भी प्रूव किया जो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो यहां पे उन्होंने और भी क्या काम किया, ये जो हमने रखा है डिटेक्टर उसको इन्होंने इस तरह से भी कुछ रख दिया है ना, इस तरह से। और जब इस तरह से उन्होंने रखा तो क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमें कोई भी स्पार्क नहीं दिखता है। जब यहाँ कोई भी स्पार्क नहीं दिखता है तो फिर इसका रीजन क्या है? तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, जो इन्होंने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली भी सिद्ध कर दिया। ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरफ आगे बढ़ रहा है ना, प्रोपागेट हो रहा है किधर? इधर। और ये इसका परपेंडिकुलर क्या है? ऑक्सीलेशन। तो ये जो ऑक्सीलेशन है जब यहाँ ऐसे करके जाएगा, देखिए, तो इससे कोई मतलब नहीं रहता है ना। तो यहाँ पे हमें स्पार्क नहीं दिखता है, विच मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। तो यहां से एक बात और सिद्ध हो जाती है, मैथमेटिकली तो हमने ऑलरेडी प्रूफ किया ही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, लेकिन यहां पे एक्सपेरिमेंट से भी ये सिद्ध हो गया कि वाकई में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसे रखते हैं पैरेलल तो हमें वहां पे फिर नहीं दिखता है। क्या नहीं दिखता है? आंसर है हमें वहां पे स्पार्क नहीं दिखता है। यहीं पे हर्ट्ज नहीं रुके, हर्ट्ज ने आगे और भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रॉपर्टीज जो होते हैं जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, इस सारा कुछ बताया, यानी कि वेव नेचर हमें दिखा यहाँ पे। तो हर्ट्ज ने ये बड़ा ही एक मील का पत्थर साबित करने वाला एक्सपेरिमेंट किया जिसने ये सिद्ध किया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आगे बढ़ सकते हैं एनर्जी के फॉर्म में, और इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है न्यू इज इक्वल्स टू, ये है 1/2 पाई रूट अंडर LC। इफ L and C आर वेरी स्मॉल, अगर ये बड़े छोटे हो, है ना, स्मॉल, तो हमें एक लार्ज फ्रीक्वेंसी का वेव मिल जाता है, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे उन्होंने इसका स्पीड भी कैलकुलेट किया जो कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, और तब वहां उन्होंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये इसका जो स्पीड है ये लाइट के स्पीड के बराबर होता है, विच मींस लाइट जो है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यही पे बात नहीं रुकी, मैक्सवेल ने प्रेडिक्ट किया था 1865 में। हमारे सर जेसी बोस, सभी लोग जानते हैं गिरिडी के ही सर जेसी बोस, आप स्कूल का नाम भी सुनते हैं, तो सर जेसी बोस ने 1885 में, है ना, 1885 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट किया था, है ना। इसका रेंज था आपका 5 mm to 25 mm, है ना। ये उन्होंने इतना रेंज का यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसमिट करके दिखाया था। फिर बाद में आपको पता है एक और भी हमारे फिजिसिस्ट थे मार्कोनी, इनका पूरा नाम शायद था गुगेल्मो मार्कोनी, है ना। उन्होंने भी अप्रॉक्स 1899 के आसपास, है ना, 1896 में तो उन्होंने अध्ययन किया था इसका और एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने ये 1896 में क्या कहा था, ये जो हमारे पास इसका दो टर्मिनल है, जो एक मिडिल प्लेट से दूसरे मिडिल प्लेट से, तो अगर एक मिडिल प्लेट को एंटीना से जोड़ दिया जाए और दूसरे मिडिल प्लेट को अगर हम अर्थ कर दें तो हम सेवरल किलोमीटर्स तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट करवा सकते हैं। और फाइनली 1899 में उन्होंने ब्रिटिश चैनल, जो आप जानते हैं ब्रिटिश चैनल में वहां पे वो वेव को जो है वो पास करके दिखाया था अक्रॉस द ब्रिटिश चैनल। एंड 1901 में अटलांटिक ओशन के अक्रॉस उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को
ट्रांसमिट करके दिखाया था। तो बाद में जाके ये जो मार्कोनी का एक्सपेरिमेंट था ये बाद में जाके मील का पत्थर साबित हो गया और रेडियो कम्युनिकेशन में हम इसको यूज करने लगे। हम सेवरल किलोमीटर्स तक इसको ले जा सकते थे आफ्टर द एक्सपेरिमेंट डन बाय गुलियल्मो मार्कोनी। ठीक है, तो फाइनली यहां पे इस एक्सपेरिमेंट से प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ये सिद्ध हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसमिट हम कर सकते हैं, है ना। और यहां पे ये एक्सपेरिमेंट बच्चों को जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट भले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझ होनी चाहिए कि आखिर ईएम वेव्स कैसे बनता है, कैसे ट्रेवल होता है, क्योंकि आज का जमाना ही ईएम वेव्स का है। तो खैर, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।